बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है प्लेबिसाइड और ये प्लेबिसाइड की गिवन आउटलाइन है जिस पे हम ये तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें डेफिनीशन, इंट्रोडक्शन, डिफरेंसेस, टाइप्स, इसके अलावा इंडिपेंडेंस, रेफरेंडम इन स्कॉटलैंड, ग्रीक, बैलेट पैकेज वोट, वोट ऑन यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन, किप्रस रेफरेंडम 2004 एंड क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेबिसाइड के बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसके अलावा वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनीशन ऑफ प्लेबिसाइड से। द डायरेक्ट वोट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरेट ऑन एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन सच एज अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि एक स्टेट में जितने भी सिटीज़न हैं वो तमाम किसी स्पेसिफिक मसले के लिए या किसी स्पेसिफिक चेंज के लिए डायरेक्ट वोटिंग करें। मतलब कि डायरेक्ट वोटिंग इस तरह से हो कि कोई रिप्रेजेंटेशन ना हो, बल्कि डायरेक्ट लोग जाकर वोट करें, ना कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जैसे किया जाता है कि लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं। इस प्लेबिसाइड में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, बल्कि लोग डायरेक्ट अपने मसले पर जाके वोटिंग करते हैं और फिर उनके वोट्स को काउंट किया जाता है और फिर उसी मसले पर काम किया जाता है। आप इस प्लेबिसाइड को रेफरेंडम भी कह सकते हैं, लेकिन रेफरेंडम और प्लेबिसाइड में कुछ हद तक डिफरेंस है जो कि मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करती हूँ। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेबिसाइड पे। Plebiscite is when people vote on something important like changing the rules or government of a country. It's a way to see what majority of people want. Plebiscite एक ऐसे इम्पॉर्टेंट मसले पर किया जाता है जिसमें लोगों की राय ज़रूरत होती है, और ये इस तरह के मसले होते हैं जैसे कि कोई रूल चेंज करना हो या किसी गवर्नमेंट को चेंज करना हो या किसी स्टेट के साथ इल्हाक करना हो या कोई भी इस तरह से पॉलिटिकल मसला हो जिसमें लोगों की राय ज़रूरी हो, तो वहाँ पर आप प्लेबिसाइड करते हैं, मतलब कि डायरेक्ट वोट करते हैं। और इसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल की बात मानी जाती है, जिसके जितने ज़्यादा वोट होंगे मेजॉरिटी के तो उसी का फैसला माना जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं डिफरेंसेस बिटवीन रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइड। Differences between a plebiscite and a referendum is how they are used. Example, Australia, they use referendum for changing the rule of a country like a constitution, but they use a plebiscite for important votes that don't change the rules. In short, a referendum is for a big change and a plebiscite is for other important decisions. अब इसमें यह कहा जा रहा है कि रेफरेंडम और प्लेबिसाइड ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर रेफरेंडम और प्लेबिसाइड के यूज़ करने में कुछ डिफरेंस आ जाता है। आपको इसकी एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में नज़र आ रही होगी। अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करना हो तो लोगों की राय की ज़रूरत होती है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाले रेफरेंडम करवाते हैं, लोगों डायरेक्ट वोट देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी छोटे मसले पर बात होती है या किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन पर बात होती है, जैसे कोई पॉलिटिकल मसला हो गया या कोई इकोनॉमिकली मसला हो गया या कोई इन्वायरमेंटल मसला हो गया या कोई सोशल मसला हो गया, तो उस पर लोगों की राय जानने के लिए प्लेबिसाइड करते हैं। और इस तरह सिंपली आप ये कह सकते हैं कि रेफरेंडम जो है वो रूल को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब कि बिग चेंजेस के लिए। लेकिन जो प्लेबिसाइड है वो मज़ीद जो छोटे डिसीजंस होते हैं, जो छोटी चेंजेस होती हैं, उनके लिए प्लेबिसाइड होता है ताकि लोगों की राय को जाना जाए। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्लेबिसाइड्स पे। Types of plebiscite, there are mainly two types of plebiscite: consultative plebiscite और advisory plebiscite, binding plebiscite और mandatory plebiscite। ये plebiscites के दो important types हैं जो कि हम one by one डिस्कस करते हैं। So consultative and binding plebiscite. Consultative plebiscite are non-binding, meaning the government can consider the results but is not required to act on them. Whereas binding plebiscites are legally required to be implemented by the government based on the outcomes of the vote. तो ये कंसल्टेटिव प्लेबिसाइड या एडवाइजरी प्लेबिसाइड अपने नाम से ही जाहिर कर रहे हैं कि ये किस टाइप की प्लेबिसाइड है। ये ऐसी प्लेबिसाइड है जिसमें लोगों की राय चाहिए होती है, इसमें किसी स्पेसिफिक मसले पर लोगों का मशवरा चाहिए होता है। और ये जो कंसल्टेटिव प्लेबिसाइट है, इससे ना ही कोई गवर्नमेंट चेंज होती है, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आता है, ना ही कोई रूल एंड रेगुलेशन में चेंज आती है, बल्कि कुछ इस तरह के मसले मसाइल सोसाइटी में होते हैं जिनको सही करने के लिए, जिनको डील करने के लिए लोगों की मशवरे की ज़रूरत होती है, कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है।
और सेकंड टाइप आ जाती है बाइंडिंग प्लेबिसाइड्स की। ये लीगली प्लेबिसाइड होते हैं। ये ऐसे प्लेबिसाइड होते हैं जिसमें लोगों को ये राइट दिया जाता है कि वो किस तरह की गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, किस मुल्क के साथ, रियासत के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करना चाहते हैं। उसके बाद प्लेबिसाइड में जो मेजॉरिटी होती है तो फिर मेजॉरिटी की बात को मद्देनज़र रख कर वो डिसीजन लिया जाता है। अब आ जाते हैं इंडिपेंडेंस रेफरेंडम इन स्कॉटलैंड। The independence referendum in Scotland took place in 2014. It happened because the Scottish government and the people wanted to decide whether Scotland should become an independent country separate from United Kingdom. अब ये जो रेफरेंडम हुआ स्कॉटलैंड में, ये 2014 में हुआ और इसीलिए हुआ ताकि लोगों से ये चीज़ जानी जाए कि लोग जो हैं वो यूनाइटेड किंगडम के साथ, मतलब बरतानिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट कंट्री रहना चाहते हैं। तो ये राइट उन लोगों को दिया गया, स्कॉटलैंड के सिटीजन्स को दिया गया कि जिस तरह आपका फैसला होगा, तो इसीलिए इसको इंडिपेंडेंस रेफरेंडम कहते हैं। In the UK, most votes are suggestions to the government, which mean that they can choose whether to follow them or not. However, when Scotland voted on the independence, it was must-follow vote, just for the people living in Scotland. The United Kingdom government had to do what the Scottish residents decided, even though it was not a vote for all of the UK. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो 2014 में रिफरेंडम हुआ था, ये सिर्फ स्कॉटिश के जो लोग थे उनके लिए था। जो स्कॉटिश के रेजिडेंट्स थे, सिटीजन थे, सिर्फ वही रेफरेंडम में हिस्सा ले सकते थे। और जो स्कॉटिश लोग थे उन्होंने ही ये फैसला करना था कि वो यूके के साथ रहेंगे या फिर इंडिपेंडेंट कंट्री रहेंगे। तो आप इस रेफरेंडम को बाइंडिंग रेफरेंडम भी कह सकते हैं। जो So the result of an independence referendum in Scotland in 2014 was that of a majority of voters choose to remain part of the kingdom. तो इस इंडिपेंडेंस रेफरेंडम इन स्कॉटलैंड का ये रिज़ल्ट आया कि जितने भी ऑलमोस्ट सिटीज़न थे, स्कॉटिश सिटीज़न, वो यूके के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। जितने भी मेजॉरिटी वोटर्स थे स्कॉटलैंड में, उन्होंने इस चीज़ को फेवर दिया कि वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बन के रहना चाहते हैं। अब आ जाते हैं ग्रीक बैलेट पैकेज वोट। A ballot package is big amount of money given by one group like a government or an organization to help another group like a country or a company that is in financial trouble. It means to help them get out of trouble and stabilize their situation. अब इस बैलेट पैकेज को एक ऐसी बड़ी अमाउंट समझा जाता है जो एक गवर्नमेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूशन दूसरी कंट्री को या दूसरी गवर्नमेंट को एज अ डेप्ट देती है जब वो दूसरी कंट्री फाइनेंशियली वीक होती है या किसी फाइनेंशियली क्राइसिस का शिकार होती है, तो उसको आप बैलेट पैकेज भी कह सकते हैं। In 2011, the Greek Prime Minister wanted the Greek people to vote on whether to accept a big money help deal from the European Union. This surprised the other European Union countries because if the Greeks said no, it could have meant Greece not paying back its debt and maybe even leaving the EU and using a different money. But in the end, the vote didn't happen. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि 2011 में जो ग्रीक का प्राइम मिनिस्टर था उसने लोगों को इस चीज़ पर अलाउ किया कि आप डायरेक्ट वोट करें, क्या बैलेट पैकेज हमें यूरोपियन यूनियन से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज़ जो ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर ने की, तमाम यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ को काफ़ी हैरान कुन लगा, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि अगर ग्रीक ने नो कहा कि हम बैलेट पैकेज नहीं लेते तो इसका मतलब ये होगा कि जो ग्रीस है वो एक्सपेल हो गया है यूरोपियन यूनियन से, और जितने भी पहले वो डेप्ट ले चुका है वो यूरोपियन यूनियन को वो डेप्ट भी वापस नहीं करेगा। तो इन हालात को, इन सर्कमस्टांसेस को, इन कॉन्सिक्वेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला हुआ कि जो बैलेट पैकेज के ऊपर वोट की इजाज़त दे रहा था ग्रीक प्राइम मिनिस्टर, वो वोट नहीं होंगे। अब आ जाते हैं वोट ऑन यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन। France and the Netherlands said no to the European Constitution in 2005 because the people in those countries didn't agree with some parts of the Constitution. Since the Constitution needed all the European Union countries to agree, when these two countries rejected it, the process of making the Constitution was stopped because it couldn't forward without everyone's approval.
इसमें यह कहा जा रहा है कि जब 2005 में यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन का बनने का फैसला किया गया कि यूरोपियन यूनियन का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, तो वहाँ पर फ्रांस और नीदरलैंड जो थे, उनके जो सिटीजन्स थे, उन्होंने इस चीज़ को नो कहा। वो इस चीज़ के फेवर में नहीं थे कि यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। इसीलिए जो यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टॉप हो गया, वो नहीं बन पाया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का ये रूल है कि अगर कोई फैसला किया जाएगा तो उस पर तमाम यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, सबकी जो एग्रीमेंट है, सबकी अप्रूवल लाजमी है। तो क्योंकि फ्रांस और नीदरलैंड इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो इनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ थे, तो इन्होंने जब अप्रूवल नहीं दिया तो फिर यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। तो अब आ जाते हैं साइप्रस रेफरेंडम 2004। Cyprus referendum in 2004, there were two votes in Cyprus about a UN settlement plan. The Turkish Cypriots said yes to the plan with a 65% approval, but the Greek Cypriots said no with the 75% rejection. अब इसमें आपको पहले ये पता होना चाहिए, जो साइप्रस है वो एक आइलैंड है, वो कोई स्टेट नहीं है, और उसमें दो कम्युनिटीज़ रहती हैं। एक ग्रीक की कम्युनिटी रहती है और एक तुर्किश की कम्युनिटी रहती है। जो ग्रीक से आए हैं उनको ग्रीक साइप्रट्स कहते हैं, और जो तुर्की से आए हैं उनको तुर्किश साइप्रट्स कहते हैं। तो ये दो कम्युनिटीज साइप्रस आइलैंड में एग्जिस्ट करते हैं, और इन दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान काफ़ी रिवेलरीज पाए जाते हैं, काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं। तो इन कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, वहाँ पर जितने भी हालात ख़राब थे, वायलेंस को ख़त्म करने के लिए यूएन ने एक सेटलमेंट प्लान भेजा, जो कि जो तुर्किश कम्युनिटी थी उसने 65% के साथ अप्रूव किया, जबकि जो ग्रीक कम्युनिटी थी उसने सिर्फ 75% के साथ रिजेक्ट किया है। और ये डायरेक्ट रेफरेंडम कराया गया था, मतलब डायरेक्ट कम्युनिटीज़ की अप्रूवल जानने के लिए। The UN settlement plan was a comprehensive proposal put forward by the UN Secretary General in 2004 to reunite Cyprus, while had been physically divided into Greek Cypriots and Turkish Cypriots regions. The plan aimed to create a unified Cyprus with power sharing arrangement between the Greek Cypriots and Turkish Cypriot communities. अब इसमें यह कहा जा रहा है कि वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म करने के लिए यूएन ने ये प्लान भेजा कि जो साइप्रस है उसको 2004 में रीयूनाइट करने का प्रपोजल सामने रखा, कि इन दोनों कम्युनिटीज़ ने जो फिज़िकली डिवीज़न की हुई थी साइप्रस आइलैंड पे, उस फिज़िकल डिवीज़न को ख़त्म कर कर साइप्रस आइलैंड को रीयूनाइट किया जाए। तो ये यूएन का प्लान था, और इसके अलावा ये भी कहा गया था कि पावर शेयरिंग की जाएगी बिटवीन द ग्रीक्स एंड द तुर्किश कम्युनिटी। The Greek Cypriots rejected the UN settlement plan in 2004 because they felt that the plan didn't address all their concerns and didn't offer sufficient guarantees for their rights and security. अब ये ग्रीक्स कम्युनिटी ने इसीलिए इस प्लान को रिजेक्ट किया 2004 में, क्योंकि ग्रीक कम्युनिटी को ये लगता था कि ये जो प्लान है इसमें कोई प्रॉपर तरीके से हमारे राइट्स नहीं लिखे गए, हमारे राइट्स के बारे में सही प्रॉपर से गारंटी भी नहीं दी गई और सही प्रॉपर से सिक्योरिटी भी नहीं दी गई है। तो इसीलिए जो ग्रीक है उसने 75% के साथ इस प्लान को रिजेक्ट किया। अब आ जाते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेबिसाइट। Sometimes letting people decide on political issue can be tricky because not everyone may fully understand the complex detail of what they are voting for. This lack of political knowledge can lead to the decisions that might not be best for the country. अब ये प्लेबिसाइट के क्रिटिसिज्म में आ जाता है कि आप जब लोगों को डायरेक्ट ये अख्तियार दे देते हैं कि वो वोटिंग करें, तो बाज़ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं होता, जहाँ पर इलिटरेट लोग होते हैं और जिनमें पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं होती, जिनको इस चीज़ की समझ नहीं होती कि आप पॉलिटिकल अफेयर्स में किस चीज़ को सही समझेंगे और किस चीज़ को गलत समझेंगे। तो अगर उनके पास पॉलिटिकल मोरालिटी नहीं होगी, वो फैसला नहीं कर पाएंगे कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तो वो किस तरह से वोट दे सकेंगे किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट को, या किस तरह से वो वोट दे के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कर सकेंगे। लेक ऑफ पॉलिटिकल नॉलेज जो है वो आपकी कंट्री को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर जा सकती है। इसके अलावा अगर आपने प्लेबिसाइट करने हैं तो आपका लिटरेसी रेट होना ज़रूरी है। प्लेबिसाइट से पहले अगर आपका लिटरेसी रेट हाई होगा, तब आप ये फैसला कर सकेंगे कि ये चीज़ का अख्तियार लोगों के हाथ में दिया जाए।
अब इसका दूसरा क्रिटिसिज्म है वोटिंग सेल्फिशली। फिलोसफर लाइक प्लेटो एंड जेम्स मेडिसन बिलीव दैट a voter often make decision based on their personal feelings rather than what's best for everyone. This means they might vote in a way that benefit themselves more than the nation as a whole. अब इस चीज़ में ये वोटिंग सेल्फिशली में ये कह रहे हैं कि जिस तरह के फिलोसफर प्लेटो है और जेम्स मेडिसन है, उसने इस चीज़ को सामने रखा कि बाज़ औक़ात जो लोग होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हैं, कलेक्टिव इंटरेस्ट को नहीं देखते। बाज़ औक़ात लोग इस चीज़ में फ़ैसला करते हैं, इस चीज़ को वोट देते हैं जिसमें उनका फ़ायदा होता है, वो बाकी सोसाइटी को नहीं देखते, बाकियों के इंटरेस्ट को नहीं देते। तो क्योंकि जो सेल्फिशनेस है वो ह्यूमन की नेचर में पाई जाती है, तो अगर आप लोगों के हाथ में डायरेक्टली वोटिंग का इख्तियार रख देते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लोग अपने ही फ़ायदे के लिए, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए वोट देते हैं, वोट कास्ट करते हैं, ना कि सोसाइटल इंटरेस्ट के लिए, ना ही कि कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए। और ये चीज़ फिर उसी एक ही सिटीज़न को फ़ायदा पहुंचाएगी, ना कि पूरी कंट्री के सिटीजन्स को फ़ायदा पहुंचाएगी, ना कि पूरी सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाएगी। सिर्फ एक या दो पर्सन ही उसमें से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो आपकी जो सोसाइटल डिस्ट्रक्शन है, सोसाइटी जो ह्यूमिलिएशन है, वो इस वजह से भी की जा सकती है कि अगर आपका लिटरेसी रेट लो हो और लो होने के बावजूद भी आप लोगों को यह अख्तियार दें, लोगों को प्लेबिसाइड का अख्तियार दें। और इसके अलावा अगर इंडिविजुअल्स अपने इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए वोटिंग करेंगे तब ये भी आपकी सोसाइटल डिस्ट्रक्शन कर सकती है। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपने कुछ और समझना है या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस चीज़ पर भी वीडियो बनाऊं। इसके अलावा लास्ट में काइंडली आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।